चलो, तो क्वेश्चन जो दिया गया था आपको, क्वेश्चन क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू फलन है स्क्वायर रूट माइनस एक्स माइनस वन। अब इसी का क्या निकालना था? डोमेन ना। कितना आया था? ऐसे ये इंटरवल है माइनस एक कमा माइनस वन। तो बड़ा ब्रैकेट है छोटा? अब बताओ किसका सही है? तब क्या लिखेंगे? चलो देखो, ये क्या है? करड़ी वाला है ना। अब ये करड़ी वाला डिफाइन कब होता है? करणी का फलन परिभाषित कब होगा? यदि या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। अब एक्स की वैल्यू ढूंढ के बताओ कौन कौन से होंगे, तो फिर ये आसान काम नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? रैखिक समीकरण वाले विधि से ना। पहले तो देखो, जब किसी अज्ञात राशि की वैल्यू निकालना हो ना, तो पहले उसको पॉजिटिव बना लो। उसका गुणांक कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और उसके बाद उसका गुणांक कितना होना चाहिए? वन। जिस किसी भी अननोन की वैल्यू निकालिए ना अज्ञात राशि का, वो कैसा होना चाहिए? उसका गुणांक वन और पॉजिटिव होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ देखो कैसा है, अगर गुणा करना चाहे कर लो ऐसे। अब यह जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। देखो होता नहीं ट्रांसफर, इसका वर्किंग रूल है कि इस वन को हटाना है, प्लस वन को क्या करेंगे? माइनस वन जोड़ देंगे। फिलहाल आता वैसे ही जैसे ट्रांसफर वाला होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो इसका रूल है वो है कि हम लोग इसको कैंसिल करने के लिए माइनस एक दोनों साइड में जोड़ देंगे। अब देखो यक्स एक तरफ हो गया, लेकिन ये कैसा है? निगेटिव है। अब इसको पॉजिटिव बनाने क्या करेंगे? माइनस का गुणा करिए। तो माइनस का गुणा करेंगे, इनइक्वालिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब ये भी क्या हो जाएगा? समझिए कि नहीं? चलो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रियल लाइन पे ये वन यही कहीं होगा ना। अब वन से छोटी, वन या वन से छोटी कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। ये ना मैं दो तरीके से को बताऊंगा ऐसे। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? तो x बिलोंग्स टू कहां तक? अब देखो इंटरवल डोमेन वगैरह क्या होते हैं? डोमेन क्या होता है? सेट होता है, सेट, ठीक है ना। डोमेन सेट होता है, लेकिन अगर कोई सेट इस टाइप से डिफाइन किया गया हो, ये सेट है, ठीक है ना। अगर कोई सेट इस टाइप से डिफाइन किया गया हो जिसमें x एज दैट ये ना, और ए भी कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर डिफाइन किया गया है जिसे सेट बोलेंगे। लेकिन अगर इसी को हम लोग या ऐसे लिख देंगे, ये क्या कहलाएगा? इंटरवल, ठीक है। और जो इंटरवल होते हैं, इंटरवल अंतराल, ये हमेशा कैसे होते हैं? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमेशा बढ़ते क्रम में लिखे जाते हैं। यानी जो पहला एलिमेंट होगा वो छोटा होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें पहला एलिमेंट कौन सा है? ये। दूसरा एलिमेंट क्या है? ये, ठीक है ना। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कौन है? वन। और ये क्या हो गया? छोटा, इसलिए गलत है ना। अब बाकी ये और ये सही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, समझ गए। अगर सेट के रूप में डिफाइन करना है तो ऐसे, अगर इसी को इंटरवल के रूप में डिफाइन करेंगे तो ऐसे डिफाइन करेंगे। अगर इंटरवल में लिख रहे हैं तो इंटरवल का जो रूल है वो ये है कि जो टर्म लिखे जाएंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी ये
जो इंड पॉइंट होते हैं, इसे हम लोग इंड पॉइंट बोलते हैं, अंत्य बिंदु। ठीक है ना, ये अंत्य बिंदु कैसे होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, समझ गए ना। चलो अब क्या करना है, अब इंटरवल हमेशा कैसे लिखेंगे रियल लाइन पर, लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट किधर है, इधर, राइट किधर है, इधर। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस इनफाइनाइट टू 1। देखो अनंत पे क्या करेंगे, पहुंच सकते हैं क्या, नहीं पहुंच सकते, ऐसा समझ लो। अनंत क्या है, अपरिभाषित मान है ना, इसको हम लोग बता ही नहीं पाएंगे, इसलिए इस पर क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट। अनंत पर हमेशा क्या लगाना है, छोटा, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, x की वैल्यू 1 हो या 1 से छोटी, 1 हो या 1 से छोटी, दोनों चिन्ह होने पर ये, ठीक है ना, हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे मिलेंगे, ये सिंबल होने के बावजूद भी हम लोग छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, समझ गए ना। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, आया समझ में। अब अगर हम लिखना चाहें तो ये जो फंक्शन था किसका था, x का। अब x का मान ज्ञात करना ही क्या है, फलन का प्रांत है, क्योंकि x के किस मान के लिए परिभाषित होगा, x के किस मान के लिए f का अस्तित्व होगा, वो सारे x ढूंढ लो। अब अगर कहा जाए कि यहाँ x के किस मान के लिए परिभाषित नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, वो सारे एलिमेंट ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना। अगर गिने चुने हैं तो हम लोग वहां ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गए तो ढूंढ पाना मुश्किल है। तब हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी का यूज। अगर आपको ये नहीं आएगा तो यहाँ से आप डोमेन रेंज वगैरह नहीं निकाल पाएंगे, या ढेर का मैथ का ढेर सारा पोर्शन छूट जाएगा, ठीक है ना। शुरू में आते आते यहाँ तक हल कर लेंगे, जैसे लास्ट में पहुंचेंगे वहां पर ब्रेक लग जाएगा ना। इसलिए ये इनइक्वलिटी आपको आना चाहिए, ये आपने क्लास 11th में बाकायदा पढ़ रखा था, ठीक है। इसलिए उसको रिवीजन करते रहना, पूरे मैथ्स में लास्ट में ऐसे मिलते रहेंगे। चलो एक्स की वैल्यू मिल गई, तो डोमेन क्या मिल गया, डोमेन क्या मिला, माइनस इनफाइनाइट टू 1 ना। अगर ऐसे लिखना चाहते ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, आंसर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो ये था इस क्वेश्चन का डोमेन, नोट कर लो, आगे समझ में। तो इंटरवल हमेशा कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंटरवल में दो ही पॉइंट होते हैं ना, इनिशियल और लास्ट। हाँ हाँ, घटते से बढ़ते में। चलिए, तो हमने ऐसे रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया ना। अब इसको हम लोग वेव कर्व मेथड से कैसे हल करेंगे ना, क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो ना, और या तो फिर यहीं से देखो इधर से ना, सेकंड मेथड। अब इसमें क्या करिए, माइनस का गुणा करिए पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इनइक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी बाय इनइक्वलिटी रूल ना। अब इसको जीरो करो, क्या आएगा, एक्स की वैल्यू एक आएगा कि नहीं आएगा, जब इसको जीरो करके निकालेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आएगा ना, ये हो गया। अब इसको रियल लाइन पे चलिए, इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट, होते हैं ना। अब 1 कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा इस रियल लाइन पे। अब ये क्या करता है, इस रियल लाइन को कितने भागों में बांटता है, दो भागों। तो हम लोग यहाँ से हमेशा ऐसे ही हमेशा के लिए, ठीक है ना, बाकी बहुत सारे रूल हैं इसके ना, लेकिन हमको लगता है आपके सिलेबस में एक घात वाला ही से काम चल जाएगा। वैसे यहाँ पे दो घात हो जाए तब क्या होगा, तीन घात भी हो जाए, और बहुत सारे गुणनखंड हो जाए, किसी में दो घात, किसी में तीन घात, किसी में एक घात हो ना, उन सबके रूल अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसको लास्ट में बता दूंगा, पहले डोमेन रेंज वगैरह को बच्चे से जान लो, इसका डिफिनेशन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन बता देंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखना है, प्लस, यहाँ क्या लिखना है, माइनस, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ 1 हो गया, अब प्लस कैसे जान गए, यहाँ प्लस लिखना है, ये मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ। अब देखो 1 के आगे वैल्यू लो, 1 के आगे वैल्यू लो, कितना आएगा, 2 3 ले लो, बड़ी बड़ी वैल्यू, 2 में से घटाओ 1 आएगा, 3 में से घटाओ पास 2 आएगा ना, इसलिए यहाँ पास 2 लिया गया। इधर आ जाओ, इधर इधर क्या ले लो, -2 ले लो,
क्या आएगा -2 और -1 -3, या फिर क्या ले लो 10.5 -10.5, तो -10.5 ये कितना हो गया -1.5 निगेटिव हो गया ना, इसलिए यहाँ निगेटिव लेते हैं। ठीक है, बाकी सब पे ऐसे टेस्ट ही करना होता है लेकिन शॉर्टकट में क्या बता दिया गया, होता है ऐसे ही है, कभी कभी फेल हो जाता है ये ना, वही जब क्वेश्चन आ जाएंगे बड़े घात वाले 2 घात, अभी अगर 2000 घात यहाँ पर क्या हो जाए 1 करोड़ 1 घात हो जाए तब क्या होगा ना, समझिए कि नहीं, तब सारा दिमाग फेल हो जाएगा। तो कुछ रूल्स हैं, उसी रूल को हम लोग यहाँ पे करके काम करते हैं, ठीक है ना। हाँ वैल्यू तो नहीं आएगी। चलो अब इसमें क्या करना है, ये देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 0 से छोटा मतलब निगेटिव, तो निगेटिव पोर्शन कहाँ है, निगेटिव भाग कहाँ है ये, ठीक है ना। अभी कहाँ तक जाएगा इसे, हाँ अब लिखो। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, जो डोमेन होता है वो क्या है, एक सेट होता है, जो डोमेन होता है क्या होता है, एक सेट होता है ना, या फिर क्या होगा एक इंटरवल। डोमेन या तो क्या होता है समुच्चय या तो अंतराल में लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसका प्रांत क्या मिलेगा, लिखो यहां से, तो प्रांत क्या मिलेगा, लेफ्ट से लिखना है राइट की तरफ, क्योंकि इधर से क्या होता है बढ़ते क्रम में, तो -∞ लिखो, और फिर क्या लिखोगे 1, यहाँ देखो दोनों सिंबल है ना, तो क्या करेंगे, क्यों यहाँ पर, क्योंकि 1 जब रखोगे ना यहाँ 1 या किसी करिए 1 में से 1 घटाओ क्या आएगा 0, और 0 ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, 0 का वर्गमूल 0। तो अगर यही मान लो 1 रखने से यहाँ कितना आ जाता, मान लो 1 रखने से -2 आ गया होता ना, तो यहाँ देखो दोनों चिन्ह है जरूर, लेकिन तब फिर बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाते, क्या लगाते छोटा ब्रैकेट, यानी 1 नहीं लेना है, तब क्या करना है 1 के करीब वैल्यू लेना है, ठीक है ना। ये बन गया आपका, आया समझ में। इसे हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, वेव कर्व मेथड, ठीक है ना। तो इस मेथड की सहायता से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, तरीका ऐसे हो गया, तरीका ऐसे हो गया ना, हम लोग जनरली यही यूज करेंगे। अब बाकी ये तो डिफिनीशन है, अगर इंटरवल का डिफिनीशन आपको पता है ना, ये वाला इंटरवल कहाँ गया, ये इंटरवल वाला जो ढेर सारे टाइप के बताए गए थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज ना, ओपन रे, क्लोज रे, फिर वहां से अगर याद है तो फिर आप इसकी सहायता से भी तुरंत लिख सकते हैं ना, अन्यथा की स्थिति में क्या करो, ये वेव कर्व मेथड लगा के हल करो। ये समझ में आ गया ना। फलन का सप्रांत, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, फलन का सहप्रांत। अब इसका परिभाषा क्या है, यदि यहाँ देखो क्या लिखा है, हमको सहप्रांत निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, फलन का, ठीक है ना। अब इसने कह दिया फलन है, तब उसके बाद आप सहप्रांत निकालो, फलन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फलन डिफाइन कर लो, यदि f फ्रॉम x टू y एक फलन है, एक फलन है, तो समुच्चय y फलन f का सहप्रांत कहलाता है। फलन f का सहप्रांत कहलाता है। इस सबसे सिंपल सोल्यूशन क्वेश्चन का यही है ना, अगर फलन डिफाइन करिए यहाँ जो लिखा बस वही लिख डालो पूरा का पूरा ना, लेकिन क्वेश्चन बहुत चालाक है, ठीक है ना, ऐसे देगा नहीं, आप ढूंढो, है ना। चलिए अब है फलन का परिसर, फलन का परिसर क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन,
रेंज ऑफ फंक्शन। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऐसा प्लान लेंगे जिससे हम लोग हमको क्या निकालना है, सब डोमेन और रेंज दोनों ना। पहले हम लोग परिसर का परिभाषा पढ़ लें, फिर उसके बाद परिसर निकालने का वर्किंग रूल क्या है वो जान लें, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यदि f फ्रॉम x टू y एक फलन है तो समुच्चय y के यदि f फ्रॉम x टू y एक फलन है तो समुच्चय y के उन सभी अवयवों का समुच्चय तो समुच्चय y के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय x के अवयवों के प्रतिबिंब हैं। ठीक है ना। तो यदि f फ्रॉम x टू y एक फलन है तो समुच्चय y के, ध्यान है यहाँ पे, समुच्चय y के उन अवयवों को ढूंढना है ना। समुच्चय y के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय x के अवयवों के प्रतिबिंब हो। इनमें से वो एलिमेंट इकट्ठा करो जो यहाँ के एलिमेंट के इमेज हो। तो यहाँ के जिन जिन एलिमेंट का इमेज यहाँ में जिन में होगा वही कलेक्ट कर लो। अगर बाकी सब में नहीं है, जिनमें उसको छोड़ दो, जिनमें है वही ले लेना है ना। जैसे रिलेशन में हम लोग रिलेशन का निकालते थे रेंज वगैरह, वैसे ही यहाँ का एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है ले लो, यहाँ का एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है ले लो, यहाँ का एलिमेंट किससे जुड़ा है ले लो। बाकी जो छूट गया वो रेंज में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा क्या कहलाता था, कोडोमेन। ठीक है ना, सहप्रांत। चलिए, प्रतिबिंब है तो f को x के अवयवों के प्रतिबिंब हैं तो प्रतिबिंब है फलन f का परास कहलाता है। फलन f का परास कहलाता है ना। फिर से समझ जाओ, यदि f फ्रॉम x टू y एक फलन है तो समुच्चय y के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय x के अवयवों के प्रतिबिंब हैं ना। यानी किस समुच्चय का इकट्ठा करना है, y के। तो y के वो एलिमेंट इकट्ठा करो जो x के इमेज है। ठीक है ना, बस। अब किसी को इकट्ठा नहीं करना है। इसे f(x) से व्यक्त, ध्यान रहिए छोटा x नहीं है, कैपिटल X है। इसे f(x) से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, f(x) कैपिटल X है ना। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसे लिखना है। अभी क्या लिखा गया है, छोटा x है, ये क्या है, कैपिटल X है। सच दैट x बिलोंग्स टू, इसको
ये कहाँ जाएगा, y में, सच दैट x बिलोंग्स टू x, ठीक है ना। तो जो डोमेन यानी x के एलिमेंट है, x के हर एलिमेंट का इमेज y में किसी न किसी जरूर होगा। तो क्या सबसे होगा, जरूर नहीं है, पूरे से भी हो सकता है ना, कुछ से भी हो सकता है। अगर पूरे से हो गया तो वही पूरा का पूरा सह प्रांत क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। अगर कुछ से हुआ तो उस पूरे सह प्रांत का कुछ एलिमेंट लेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सेट में, उपसमुच्चय, ठीक है ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि, अब क्या स्पष्ट है, यानी इट इज क्लियर दैट, क्या स्पष्ट है कि जो एफ एक्स होगा कैपिटल एक्स के लिए, या यह तो पूरा वाई ही आ जाएगा रेंज में, हाँ, या क्या होगा, या क्या होगा, ये जो एफ एक्स है ये वाई का उचित उपसमुच्चय होगा, ठीक है। या तो क्या होगा, रेंज में y ही आ जाएगा, या तो फिर y का सबसेट आएगा, अर्थात y के कुछ ही एलिमेंट आएंगे, क्लियर। तो उस फलन का सहप्रांत क्या है, यदि f फ्रॉम x टू y एक फलन है तो समुच्चय y को, फलन f का समुच्चय y को, फलन f का समुच्चय y फलन f का, हाँ ठीक, समुच्चय y फलन f का सहप्रांत कहलाता है। अगर वहां पर हम लोग को लिख देंगे तो कहते हैं या कहलाते हैं ना। अब फलन का परिसर क्या हो गया, अगर f x से y में एक फलन है तो समुच्चय y के उन सभी अवयवों का समुच्चय, किसका, समुच्चय y के, यानी यहाँ के उन अवयवों का समुच्चय जो x के अवयवों के प्रतिबिंब हों, फलन f का परिसर या परास कहलाता है, ठीक है ना। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f कैपिटल x से ना, तो f कैपिटल x क्या हो गया, इज इक्वल टू एफ एक्स, देखो x एलिमेंट है कहां से, यहां से, देखो ये लिखा गया ना, तो ये x की वैल्यू उठा करके दिए गए फंक्शन में रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो जा करके f से मिल जाए, हाँ सॉरी y से मिल जाए। अगर y से मिल गया तो ले लो, अगर y से नहीं मिला तब फिर देखो किससे जाकर किस एलिमेंट से और मिल रहा है, तो y के जिन जिन अवयवों से मिलेगा वही कलेक्ट करना है, बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, जब फलन होगा तब आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब मिलेंगे, ठीक है ना। और फलन नहीं हुआ इसका मतलब रिलेशन ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो रिलेशन नहीं होगा तो फलन नहीं होगा, जब फलन नहीं होगा तो कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, ना तो आप प्रांत निकाल सकते हैं, ना तो परिसर निकाल सकते हैं, ना तो सहप्रांत, किसी की कोई बातें नहीं होगी, आगे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जैसे अगर आदमी पृथ्वी पर आ गया है तो समस्या झेलेगा, ठीक है ना, चाहे गर्मी से झेले, चाहे भूखमरी से झेले ना, चाहे दूसरे से दुई थबरा मार खा के वो झेले, है ना, लेकिन समस्या उसको झेलना ही है। तो अगर फलन आ गया है फिर बहुत सारे समस्या आएंगी। अब उस समस्या में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, अब उसको निकालने का अलग अलग तरीका है। अब जैसे यहाँ पर जो फलन डिफाइन हुआ हो ना, जैसे फलन हम लोग एफ एक्स से वाई में डिफाइन करते हैं, तो उस स्थिति में फलन का डोमेन क्या हो, उस स्थिति में अगर फलन का डोमेन परिमित समुच्चय मिल जाए ना, मतलब गिना चुना अवयव ना, और दूसरा क्या है, अपरिमित समुच्चय मिल जाए, यानी उसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, जैसे मान लो नेचुरल नंबर से कहां पर, रियल नंबर पर, तो नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट, इनफाइनाइट, क्या कहा गया, फलन जो है नेचुरल से रियल पर डिफाइन हो जाए, बताओ इस डोमेन में कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तब उस स्थिति में जो हम लोग फलन लिखेंगे या एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे वो हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, मिटाएं, चलो नोट लिखो, नोट में यदि फलन f का, यदि फलन f के प्रांत
यदि फलन f का प्रांत एक परिमित समुच्चय हो, एक परिमित समुच्चय हो, तो f(x) के अवयवों को f(x) के अवयवों को तो f(x) के अवयवों को अलग अलग लिखकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। अब अलग अलग लिख करके मतलब जैसे मान लो कि कोई फलन है, डिफाइन कर दिया गया a से b पर या समुच्चय x से y पर ना। हम लोग क्या किए, डोमेन के एलिमेंट रखें फलन में और कुछ वैल्यू आ गई, और वो भी वैल्यू क्या आएगी, गिना चुना आएगा। जैसे डोमेन मान लो 5 एलिमेंट हैं ना, जब डोमेन में 5 एलिमेंट हैं फिर बताओ f(x) में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 ही आएंगे ना, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो उन सभी 5 अवयवों को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो जब अलग अलग लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, सेट के रूप में ऐसे। अब मान लो 5 एलिमेंट क्या हो गए, a b c d e ऐसे। कब, जब फलन f का प्रांत एक परिमित समुच्चय हो। समझ गए ना। अब दूसरा क्या है, अगर मान लो अपरिमित हो गया तब कैसे लिखेंगे, यदि फलन f का प्रांत अपरिमित समुच्चय हो, या फिर उसे क्या बोलते थे, अपरिमित समुच्चय को, हाँ, यदि फलन f का प्रांत अपरिमित समुच्चय हो, तो f(x) के अवयवों को एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब जैसे आपने समुच्चय में पढ़ा था तालिका विधि और गुण या नियम विधि पढ़े थे ना। तो तालिका विधि का यूज कब करते थे, जब समुच्चय परिमित होता था ना। और गुण विधि का प्रयोग कब करते थे, जब अवयवों की संख्या अनंत होती थी। ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर भी अगर फलन हमारा क्या है, फलन का प्रांत क्या है, एक परिमित समुच्चय है, तो f(x) के जो एलिमेंट आएंगे मझला ब्रैकेट लगाएंगे, उनको अलग अलग लिख देंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर फलन f का प्रांत क्या है, अपरिमित है, तो उस स्थिति में जो f(x) की वैल्यू आएगी वो भी बहुत सारी आएंगी ना। जब बहुत सारी अगर आएंगी तो उस f(x) के अवयव को हम लोग सूत्र द्वारा लिख देंगे। जब सूत्र लिख देंगे वो खुद ही बताएगा कौन कौन एलिमेंट आएंगे ना। ये दो मेथड हैं, इन सबको जानते रहिएगा। अभी बताएंगे, पहले पूरा कर लीजिए तब। वास्तविक फलन का परिसर ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन। ना फलन का, वास्तविक फलन का परिसर ज्ञात करना। सिलेबस हमारे क्या है, वास्तविक फलन है बस। अब वास्तविक फलन क्या होता है, बार बार आ रहा है ना,
इसके बाद हम लोग वास्तविक फलन क्या होता है ना, फिर फलन का वास्तविक मान क्या होता है ये देख लेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। अब इसका वर्किंग रूल आपको याद रखना है, बिना वर्किंग रूल के आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम इसको पहले समझो, वास्तविक फलन है तो क्या है, यदि f फ्रॉम x टू y एक वास्तविक फलन है। देखो अगर वास्तविक फलन लिखा है तो वेल एंड गुड, और अगर वास्तविक फलन नहीं लिखा है, केवल फलन लिखा है, तो हम लोग उसको वास्तविक फलन ही समझेंगे, ठीक है ना। वास्तविक फलन है तो अब नंबर 1 सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम f(x) बराबर y रखिए, है समझ में, जहां f(x) होगा क्या रखना है, y ना। नंबर 2 समीकरण y बराबर f(x) को हल करके x का मान y के पदों में ज्ञात कीजिए, x का मान y के पदों में ज्ञात कीजिए। नंबर 3 अब x का मान किसके पदों में, y के पदों में। मान लो कि जब हम लोग निकालेंगे x का मान y के पद में, वो फंक्शन बन जाएगा किसी और का, हमने नाम क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू 5y ना। पहले इसको उसी को भी क्वेश्चन करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। सर्वप्रथम क्या करना है, f(x) का मान y रखेंगे। दूसरा क्या है, अब जब f(x) बराबर y रख देंगे, f(x) का स्थान पर y रख देंगे तो x और y लिखेंगे, समीकरण बन जाएगा। अब उस समीकरण को क्या करना है, हल करना है, x का मान निकालना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि और विलोपन विधि, पढ़े थे ना। उसमें आपने पढ़ रखा था प्रतिस्थापन विधि, उसमें क्या करते थे, x का मान y पद में निकालते थे, या तो फिर y का मान x पद में निकालते थे कि नहीं। वही चीज यहाँ है, यहाँ पे समीकरण बनेगा, वो समीकरण सिंपल भी बन सकता है, थोड़ा वो क्रिटिकल भी बन सकता है। तो हम लोग क्या करना है, f(x) का स्थान पर y रखना है और फिर x का मान y के रूप में हल करके निकाल लेना है। तो एक तरफ x हो जाएगा, बाकी राइट साइड में क्या सब y लिखेंगे, सब y। तो y के रूप में दिखेगा, इसलिए क्या बोलेंगे, वो y का फलन है, यानी y में फलन है। तो उस y में फलन होने की वजह से हम लोग क्या नाम दे दिए, 5y। आप gy दे दो, जो मर्जी करे, f मत देना क्योंकि ऑलरेडी आप f मान चुके हो, ठीक है। थर्ड है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए x बराबर 5y से प्राप्त x के मान वास्तविक तथा फलन f के प्रांत में है, लिख दो। इसलिए y के उक्त मान ना, या y के ये सभी मान, ऐसे
y के उक्त मानों y के उक्त मानों का समुच्चय, यानी जो भी y के मान आएंगे ही फलन f का परिसर होगा। फलन f का परिसर होगा, फलन f का अभीष्ट परिसर होगा। ठीक है, तो ये था वास्तविक फलन का हम लोग परिसर कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, हाउ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फल होना चाहिए। नोट करिए तो फिर बताता हूँ। तो इसमें क्या दिया है, वास्तविक फलन का परिसर ज्ञात करने के लिए देखो पहले तो फलन का परिसर क्या होता है ये पता रहे ना, तो फलन का परिसर आपने डिफिनेशन देखा इसका क्या होता है। अब इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए एक वर्किंग प्रोसीजर है ना, सब पर हम लोग डिफिनेशन नहीं लगा सकते है ना। जैसे हम लोग सब जगह पैदल थोड़ी जा सकते हैं या हर जगह साइकिल से थोड़ी जा सकते हैं। तो कहीं अमेरिका जाना है साइकिल से जा पाओगे, ऐसा नहीं जा सकते, जा सकते हो कि नहीं, है ना, बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है वापस ना आ पाए, है कि नहीं महीनों लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं, युद्ध हो रहा है, वापस भी नहीं आ सकते, है ना। चलो तो यदि f फ्रॉम x टू y एक वास्तविक फलन है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, हम लोग डिफिनीशन हर फलन पर लगा करके फलन का परिसर नहीं निकाल सकते, कुछ एक वर्किंग प्रोसीजर होता है ना, हम लोग उसको फॉलो करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। इसी को हम लोग बोलते हैं हाउ टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन ना, हम लोग किसी फलन का परिसर कैसे ज्ञात करेंगे ना। अब कैसे ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि उसका वर्किंग रूल क्या होगा ना। तो पहला क्या है, सर्वप्रथम f(x) का स्थान y रखना है। ठीक है, अगर gx लिखा होगा gx का स्थान y रखेंगे, ठीक है ना। अब वहां पर वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, उसी हिसाब से काम करना है बस, ठीक है ना। जनरली क्या मिलेंगे आपको, x और y मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी मिल सकता है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जो भी होगा f(x) लिखा होगा हम लोग y रखेंगे, मान लो f थीटा लिखा हुआ है t लिख दो, जो मर्जी करे, एक अलग से वेरिएबल मान लेना है, हम लोग f(x) बराबर y रखेंगे। दूसरा क्या है, जब f(x) के स्थान पर y रखेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा, एक समीकरण बनेगा, और उस समीकरण को हल करके x का मान निकाल लो, अर्थात x को एक साइड में रखो लेफ्ट में और बाकी सबको राइट में। जब बाकी सबको राइट में रखेंगे y के पद में आ जाएगा, जब y के पद में आएगा बहुत बड़ा सा टर्म में आएगा, तो हम लोग उसका कुछ नाम दे देते हैं ना, उसका नाम क्या दे दिए 5y। चलो अब छोटा सा यहीं पर देख लो, f(x) इक्वल टू मान लो क्या है x², ये ना फलन दिया है, ये फलन हो गया। अब क्या करना है, नंबर 1 f(x) का स्थान पे y रखोगे, रख दिए। चलो ये क्या बन गया, समीकरण बना ये, तो समीकरण y बराबर f(x) को हल करके ना, अब इसको हल करो तो क्या करेंगे, y + 1 बराबर x², x बराबर क्या आएगा, करड़े में y + 1 ना, इतना समझ में आया। हल करके x का मान y के पद में निकालो, देखो x का मान y के पद में आया, इसी को हम लोग नया नाम दे दिए, क्या, इसी का नया नाम दे दिए ये 5y है। अब क्लियर हो गया। चलिए तो हम लोग यहाँ मान दिए कि माना वो जो आएगा 5y होगा। अब y के वे मान ज्ञात कीजिए, जैसे हम लोग इसके पहले डोमेन में पढ़े थे ना कि x के किस किस मान के लिए f(x) का अस्तित्व है, x के जिस जिस मान के लिए f(x) का अस्तित्व होगा वही x डोमेन में आएगा। अब यही काम यहाँ पर भी है, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट और हो जाएगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए x बराबर 5y से प्राप्त x का मान वास्तविक हो, यानी हम लोग अब y को सर्च करेंगे, y को ढूंढेंगे और उठा करके यहाँ रखेंगे, रखने के बाद जो वैल्यू आए x का मान वो वास्तविक होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, तथा फलन f के प्रांत में है, जो x का y का मान रखें, x का मान मिला
तो जो x का मान मिला वो वास्तविक होना चाहिए, उसके साथ साथ ये डोमेन में भी चला जाना चाहिए। अगर ये डोमेन में नहीं जाएगा फिर वो y हम लोग नहीं लेंगे, यानी रेंज में y की वो वैल्यू नहीं आएगी। समझ गए ना? अगर आ गया तो फिर y के ये जो उक्त मान आएंगे, उक्त का मतलब ऊपर वाले मान जो आएंगे उनका हम लोग क्या बना लेंगे, समुच्चय। वही कहलाएगा फलन f का अभीष्ट परिसर। समझ गए ना? जैसे y के यहाँ पे वे मान ढूंढो, देखो f x स्थान y रखेंगे, इस समीकरण को हल करके x का मान y के पद में निकालेंगे, तो जो x का मान y के पद में आएगा, अब फिर क्या करना है, थर्ड और लास्ट में y के वे मान ढूंढो, जो यहाँ से सूत्र बना लिए, देखो यहाँ पे बन गया ना। अब यहाँ से y के वे मान ढूंढो जिससे x का मान कैसा बना रहे, वास्तविक बना रहे, हाँ, जो रियल लाइन पर दर्शा सके, x का मान वास्तविक बना रहे। और दूसरी बात देखो, डायग्राम में आ जाओ, चलो ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहां से y का मान ढूंढो, y का मान यहां से ढूंढिए और इस सूत्र में रखो ना, तो जो x का मान आए, वो इसमें कहीं न कहीं होना चाहिए। आ समझ में? अब होना चाहिए मतलब क्या, वास्तविक होगा तभी तो रखेंगे ना, इसलिए तो क्या बोला गया यहाँ पे, अब क्या होगा जब y का मान यहाँ रख करके हम यहाँ फिर x की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो ये क्या होता है, ये प्रतिबिंब होता है, तो पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए ना। तो डायग्राम तो यही रहेगा, कहाँ पे, अब यहाँ y रहेगा, फलन कैसा डिफाइन है, x से y में, यहाँ जो फलन क्वेश्चन दिया रहेगा वो कहाँ से दिया रहेगा, वो x से y में दिया रहेगा ना, उससे मतलब नहीं है, जो ओरिजिनल फलन है वो कहाँ से कहाँ है, x से y में है ना, तो हमको यहाँ से यहाँ देखना है, ठीक है। अभी वो उल्टा होगा तो वो फिर अलग चीज हो जाता है। जो फंक्शन दिया होगा ओरिजिनल ये है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ y का मान ढूंढो, कौन सा है, y का मान कौन सा है ढूंढो और यहाँ रखो, यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पे रखने के बाद हल करो, हल करने के बाद जो वैल्यू आए, पहली बात वो रियल होना चाहिए। अब रियल मिल गया, सही है, तो जो वैल्यू यहाँ आई रियल, वो ढूंढो इसमें कहीं है कि नहीं है। अगर ढूंढने पर मिल गया कि हाँ यहाँ की वैल्यू हमने यहाँ रखा, जो x की वैल्यू आई यहाँ चली आई, तब तो ये जो y हम लोग इसमें से रख रहे थे वो रेंज में जाएगा, अन्यथा रेंज में नहीं जाएगा, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन अभी होंगे एकदम क्लियर, लेकिन इसको याद रखना है, इसका सीक्वेंस, ठीक है ना। इसलिए ना ये कोई पढ़ाता उढ़ाता नहीं है, सब वही कहाँ से लेगा, प्रतिलोम वृत्ति फलन, वही सब पढ़ो, भी आ जाएंगे। चलो फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और फिर अगर ये नहीं पढ़ोगे ना आगे पढ़ करके कोई फायदा नहीं है ना। अब मैथ में केवल सवाल लगा रहे हो, फिर तब आगे कुछ नहीं कर सकते। तो फलन का मान क्या होगा, चलो हम लोग x की कोई वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू a पर लिखिएगा फलन y इक्वल टू एफ एक्स में x बराबर a रखने पर, अब a कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स क्या होगा, एक फलन होगा, तो y इक्वल टू एफ एक्स में x बराबर a रखने पर प्राप्त मान, प्राप्त वास्तविक मान, ऐसे प्राप्त वास्तविक मान, देखो x बराबर रखो, यहां रखोगे तो क्या मिलेगा, f है, तो प्राप्त वास्तविक मान
एफ है फलन का मान कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ फलन का मान का मतलब क्या है, वास्तविक फलन का मान। ठीक है ना, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, वास्तविक फलन का मान, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन, वास्तविक फलन का मान। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन लिख देंगे तो वास्तविक मान फलन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर एग्जांपल देख लो। यदि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाए एक्स स्क्वायर 5x प्लस 1 हो तो, अब यहां से निकालो f0 f1 f माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है ना। अब यहां से एफ एक्स क्या दिया हुआ है ये, अब आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, f0 का, फिर f1 का, फिर f माइनस 1 का। तो एफ एक्स जो दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, f0 का ना। समझ गए ना। अब देखो तुलना करो, यहाँ f है, यहाँ भी f है, यहाँ क्या है x है, यहाँ क्या है 0 है। बताओ यहाँ 0 कब आएगा, यहाँ 0 आ सकता है कि नहीं, आ सकता है ना, कब। हाँ तो यहाँ लिखो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, अब रखिए 0 तो क्या मिलेगा, f0 बराबर 0 स्क्वायर 5 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगी ये 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी कितना आ गया ना। ये है 0 पर फलन का मान। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालिए, f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करो, f है, यहाँ पे क्या है x, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे बताओ 1 कब आएगा, यहाँ लिखो x बराबर 1 रखने पर, कहाँ पर, फलन में, x बराबर 1 रखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, f1 रखेंगे ये मिलेगा, यहाँ रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए तो 1 माइनस 5 प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 5 माइनस 3 ना। अब ऐसे ये वैल्यू निकालिए। अब क्या लिखना है, f माइनस 1 की वैल्यू लिखना है, कितना होगा। अब कैसे निकालेंगे, तो x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो रखिए तो f माइनस 1 बराबर कितना आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 5 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ गया 7। ठीक है ना, चलो नोट करो। चलिए ये सब जो ये जो फलन दिया हुआ है, ये जो वैल्यू आई हुई है 0 पर फलन का मान, 1 पर फलन का मान और माइनस 1 पर फलन का मान ना, वो सब क्या आए हैं, ये 1 आया है, माइनस 3 आया है और 7 आया है। ठीक है ना, ये सब रेंज में जाएंगे, ये सब रेंज में जाएंगे। अब ये कहना कि यही रेंज होंगे तो गलत बात है। ठीक है, हाँ रेंज में जाएगा ये कंफर्म है, लेकिन यही रेंज होगा पूरा इतना ही, ये सही नहीं है। ठीक है ना, और भी हो सकते हैं। चलो, और यहाँ पे देखो ये क्या है 0 1 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपने अपने मन से रखा है, ये डोमेन में जाएगा कंफर्म है, लेकिन अब यहाँ ये कहो कि यही डोमेन, केवल यही डोमेन में होंगे तो गलत है। ठीक है ना, तो बताओ इसका, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, पूरा डोमेन यही होगा। फलन है तो डोमेन मिलेंगे। ठीक है ना, अब डोमेन में कौन कौन आएंगे ये यहां से डिसाइड होगा।
ये जो एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसका डोमेन कितना होगा? पूरा रियल होगा। तो बताओ रियल में ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, इसमें कुछ ही, अरे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम यहाँ क्या ले लें, चलो हमने एफ आयोटा ले लिया, ये अब निकालो इस पर वैल्यू, तो लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है? केवल वास्तविक फलन, केवल वास्तविक फलन, ठीक है। हाँ, अब बताओ आयोटा वास्तविक संख्या है? कैसी है तब? ठीक है ना। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर है। इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है। उसी रियल नंबर में से कुछ लेकर के फलन की वैल्यू निकाले गए हैं। अब इसमें एक हेडिंग और लिख लो। चलिए अब हेडिंग लिखिएगा वास्तविक फलन। वास्तविक फलन फलन एफ एक्स फ्रॉम एक्स टू वाई। वास्तविक फलन कहलाएगा यदि समुच्चय x तथा y दोनों ही, यदि x तथा y दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। ठीक है ना। अगर यह क्या है, x से y में एक वास्तविक फलन कहलाएगा, ठीक है। यदि समुच्चय x तथा y दोनों ही क्या हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। ठीक है ना। अगर दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय होंगे तो फिर फलन कैसा कहलाएगा? वास्तविक फलन कहलाएगा। और उनकी जो वैल्यूएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक मान फलन। ठीक है, ये नोट कर लो और सब याद करके आइएगा।